अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो है लेक्चर 3 शार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर एफएससी को हम डिस्कस कर रहे थे। तो वो वीडियो आज मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो आज का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक से। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो शॉर्ट क्वेश्चंस का सिलसिला है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस के अंदर होते हैं। तो हम उनको पहले भी डिस्कस करते रहे हैं और आज दोबारा से मैं इसको इस वीडियो के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के देना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 21 है, क्योंकि 2 वीडियोस पहले मैं इस टॉपिक के ऊपर दे चुका हूँ। मेन के चैप्टर 4 का जो लिक्विड टॉपिक है इसके ऊपर मैं दे चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स और जो डिटर्जेंट्स हैं उनका जो क्लींजिंग एक्शन है वो कहता है कि उसको जो है वो आप एक्सप्लेन करें कि वो किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करते हैं। आपको पता है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो है ये बनते हैं लॉन्ग चेन नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन से, जिसके अंदर हेड भी है और टेल भी है। हाइड्रोकार्बन जो कि नॉन पोलर उसका टेल है और उसके साथ साथ पोलर हेड है। तो फिर वाटर के अंदर आप इसकी स्टेटमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं कि द हेड इज़ स्टेबिलाइज्ड बाय मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, क्योंकि वो पोलर होता है, वाइल नॉन पोलर जो टेल है उसकी वो रिमेन आउटसाइड वाटर बिकॉज इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। फिर आप कह सकते हैं कि इसी तरीके से हम इसकी वजाहत करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन करती है डिटर्जेंट्स और सोप्स के इफेक्ट को। इसके बाद बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22, गिव एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर ये सारी आ जाती हैं आपके पास। डीएनए प्रोटीन के केस के अंदर जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ आइस आ गया। उसके साथ साथ जो आपके पास है जो भी पिछला क्वेश्चन आपने डिस्कस किया, आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, तो ये सारा उसके अंदर आ गया। डाइज आ गए, पेंट्स आ गए, टेक्सटाइल मटेरियल आ गया। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस ही हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन में से, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23 है, और क्वेश्चन नंबर 23 में हम डिस्कस करेंगे वाटर एंड एथेनॉल कैन मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शन, गिव रीज़न। वो कहता है कि वाटर और एथेनॉल हर हालत में एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, डिज़ाल्व हो जाते हैं। इसकी रीज़न क्या है, इसकी क्या वजह है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसकी रीज़न है कि हमारे पास जो वाटर और एथेनॉल हैं इन दोनों के केस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो चूंकि इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से एक दूसरे के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं और ऑल प्रोपोर्शन के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 24 है वह है ब्रोमीन इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाई। क्योंकि वो कहता है कि बाकी गैसेस भी हैं यहाँ पे हमारे पास, लेकिन जो ब्रोमीन है वो हमारे पास लिक्विड है, उसकी रीज़न क्या है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारे पास है वो कहता है एवेपोरेशन काजेज कूलिंग। एवेपोरेशन से कूलिंग जो है वो बनती है, कूलिंग होती है, उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है। तो आपको पता है कि एवेपोरेशन के ज़रिए जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाकी बच जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कूलिंग क्रिएट होती है। तो दूसरी रीज़न इसकी ये भी हो सकती है कि जो मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहा होता है सरफेस से, वो साथ वाले मॉलिक्यूल से एनर्जी लेके
एवेपोरेट होता है। तो जब वो साथ वाले मालिक्यूल से एनर्जी लेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वहाँ पे कूलिंग क्रिएट होगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एवेपोरेशन काजेस कूलिंग। तो बड़ा सिंपल करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको इस क्वेश्चन के कंसेप्ट की समझ आ जाए और फिर आप इसको अच्छे से लिख सकें। नेक्स्ट बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 में हम कहते हैं कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लोअर देन सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम पोलैरिटी की बात करेंगे कि डाइपोल मोमेंट जहाँ पे हो तो पोलर स्ट्रक्चर होगा तो उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, जब नॉन पोलर स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड के केस के अंदर भी बिल्कुल सेम यही रीज़न आप लिख सकते हैं और इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और नंबर हासिल अच्छे कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 27, गिव फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। आपने फैक्टर्स लिखने हैं कि जो वेपर प्रेशर को जो है वो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, टेम्परेचर है, ये दोनों चीज़ें जो है वो वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करती हैं। मीन के स्ट्रांगर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लोअर विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। दूसरी तरफ आपके पास जो टेम्परेचर है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, अगर काम करेंगे तो वो कम होगा। तो इस तरीके से इनका ये वाला रिलेशन होता है और ये फैक्टर होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। देन आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आयन डाइपोल फोर्सेस। तो ये फर्स्ट टर्म्स जो आपके पास मौजूद हैं डाइपोल फोर्सेस, उन्हीं के अंदर ये इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ साथ कोशिश करें कि एग्जाम्पल भी आप दे दें। यहाँ पे इसकी कोशिश होती है कि वीडियो शार्ट से शार्ट बनाई जाए ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग इसके साथ साथ जो है वो बुक को भी ज़्यादा टाइम दे सकें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट एट मरी हिल्स एंड एट माउंट एवरेस्ट। वाई? आपको पता है कि एक्सटर्नल प्रेशर बुलंदी पे, हाई अल्टीट्यूड पे क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट की बुलंदी अलग है और उसके साथ साथ जो मरी हिल्स हैं उनकी बुलंदी जो है वो अलग है। तो दोनों की हाइट के हिसाब से वहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो इसकी अच्छे तरीके से स्टेटमेंट लिखें आप और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार बोर्ड के अंदर ये रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा आपके पास कि व्हाट डू यू नो अबाउट गैसोलीन। तो गैसोलीन के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके रिलेटेड भी आपने एक दो लाइंस में इसको जो है वो एक्सप्लेन करना है कि किस किस तरीके से इसकी कंपोजिशन है या इसको कॉमन नेम हम क्या दे सकते हैं, किस तरीके से इसको जाना जाता है। मीन कि यही चीज़ें आपने इसके अंदर जो है वो लिखनी है। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे, वेरी सिंपल थे। तो आपने अब इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से एक वीडियो दूंगा जिनको आपने तैयार करके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन को भी कवर करना है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।